नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा केरल की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव 2 जगह से लड़े थे। पहले वायनाड में चुनाव हुए, फिर उन्होंने सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रायबरेली से भी लड़ने का फैसला किया। गांधी परिवार की एक और परंपरागत सीट अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने वायनाड, रायबरेली और अमेठी तीनों सीटें जीत ली बड़े मार्जिन से। राहुल गांधी को एक सीट छोड़ने की बात हुई तो वे वायनाड पहुंचे और वहां की जनता को धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि यहां से कोई गांधी ही चुनाव लड़ेगा। 2019 में राहुल गांधी को 65% वोट मिले थे और उन्होंने ये सीट 4,31,000 वोटों से जीते थी, जबकि 2024 की लोकसभा में राहुल गांधी को 60% वोट मिले थे और उनकी जीत का अंतर 3,64,000 वोटों का था, यानी बड़े मार्जिन से वोटों का अंतर था। भाजपा नेता नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। गुरुवार को पंचकुला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के शीर्ष नेता व राज्य के अन्य दलों के नेता भी मौजूद रहे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सैनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सैनी के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ली। हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी विधायक अनिल विज, कृष्णपाल पंवार और भी कई मंत्रियों ने कैबिनेट के रूप में शपथ ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये याचिका कांग्रेस की ओर से दायर की गई थी, जिसमें वोटिंग काउंटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई थी। कांग्रेस ने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का शपथ ग्रहण रोक दें। बता दें कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर आज नई सरकार के मुख्यमंत्री और 13 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर किसका अधिकार है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ये याचिका उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट की तरफ से लगाई गई है। एनसीपी को लेकर 1 अक्टूबर को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइया की बेंच बिना मामले सुने ही उठ गई थी। उससे पहले 25 सितंबर को ही सुनवाई में शरद पवार एनसीपी गुट के वकील ने अपील की थी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले का निपटारा करे। वहीं शिवसेना को लेकर पिछली सुनवाई 8 अप्रैल को हुई थी। उद्धव ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुटों को असली शिवसेना और उनके विधायकों को योग्य बताने वाले महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चैलेंज किया है। 25 सितंबर को सुनवाई में शरद पवार के वकील ने दावा किया था कि अजीत पवार ने शरद पवार को अपना भगवान बताया है और कहा कि वह सभी एक साथ हैं। वकील ने कहा कि अजीत पवार गुट ने अदालत के पिछले आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट अजीत पवार गुट को विधानसभा चुनाव के लिए नए चुनाव चिन्ह के लिए अप्लाई करने का निर्देश दिए। दरअसल शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके चुनाव आयोग के 6 फरवरी के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अजीत पवार समूह को आधिकारिक तौर पर असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मान्यता दी थी और पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित किया गया था। बिहार के 16 गांवों में जहरीली शराब से अब तक एक महिला समेत 36 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं पर भी किसी भी मीडिया चैनल पर इसकी कोई आप न तो कवरेज देखेंगे और न ही बहुत बड़ी बहस देखेंगे। लेकिन यही अगर किसी गैर भाजपा राज्य में इस तरह का कोई काम हो जाता तो आप दिन रात इस पर इतनी जबरदस्त बहस और मीडिया में चर्चा देखते कि आपको भी लगता है कि पूरे देश में सिर्फ जहरीली शराब उस राज्य में ही हो रही है। गुरुवार सुबह सिवान में 3 और सारण में 2 लोगों की मौत हुई। सिवान में 26, सारण में 10 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन ने 24 मौत की पुष्टि की है। सिवान में 14 अक्टूबर से मौत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन कहीं कोई मीडिया में कोई खबर नहीं। 44 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सिवान में 5, सारण में 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपको किसी दूसरे कामों में इतना ज़्यादा लगाया जा चुका है कि आपको किसी भी खबर की कोई खबर ही नहीं हो सकती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। दुनिया को शांति के रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना चाहिए। मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया स्थिरता से ग्रस्त है और बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि एक जरूरत भी है। पीएम ने कहा कि हर देश अपनी विरासत को अपनी पहचान से जोड़ता है, लेकिन भारत इस मामले में बहुत पीछे रह गया है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले आक्रमणकारियों ने भारत की पहचान को मिटाने की कोशिश की है। बाद में गुलाम मानसिकता से पीड़ित लोगों ने ऐसा किया। एक ग्रुप ने देश पर कब्जा कर लिया जो इसे अपनी विरासत के विपरीत दिशा में ले गया। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया है। नया फैसला 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। हालांकि एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट, ऐप और रेलवे के बुकिंग काउंटर से होती है। IRCTC ने हर दिन 12.38 लाख टिकट बुक होते हैं। 1 अप्रैल 2015 तक एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 60 दिन था। सरकार ने तब बुकिंग अवधि को 120 दिन करने पर तर्क दिया था कि अवधि आगे बढ़ाने से दलाल हतोत्साहित होंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर भारत के खिलाफ नारे लगाने के आरोपी को हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी फैजल खान और फैजान को इस शर्त पर जमानत दी कि उसे केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में हाजिरी लगानी होगी। वहां लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी। भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसले को 50,000 रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दी है। यह भी शर्त रखी है कि उसे सुबह 10 से 12 बजे के बीच ही थाने पहुंचना होगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।